नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ आप देख रहे हैं एक बार फिर प्रारंभ के इस मंच पर गौरव प्रधान जी को। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, जैसा कि हमने गौरव जी के साथ पिछले 2 वीडियोस में आपको ये बताया था कि 1 तारीख जिस दिन लोकतंत्र के इस महापर्व का अंतिम मतदान, और इस समय जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आम चुनाव 2024 का मतदान के सारे चरण यानी 7वां चरण भी पूरा हो चुका है। और अब इस देश में खड़े सभी कैंडिडेट्स यानी लोकसभा उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में जमा है, स्ट्रांग रूम में आराम फरमा रहा होगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो बहुत सारे ईवीएम रास्ते में। प्रधानमंत्री जैसे ही प्रचार समाप्त हुआ वैसे ही मौन व्रत में चले गए, साधना में चले गए। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तब भी इस देश का विपक्ष हैरान और परेशान रहता है। शायद ये अलबेला मौका है जब वो व्यक्ति जिसके बोलने से इस देश का विपक्ष परेशान होता है, मौन धारण करने से ज्यादा परेशान हुआ। तो समझ में नहीं आता है कि विपक्ष को इस देश में नरेंद्र मोदी बोलते हुए चाहिए या मौन व्रत में चाहिए, क्योंकि विपक्ष का दर्द तो उनके बोलने में भी दिखाई देता है और उनके मौन में भी दिखाई देता है। आज का ये वीडियो जिसको हमने वादा किया था कि 1 तारीख को गौरव जी के साथ जरूर वीडियो लेके आएंगे, तो हम हाजिर हैं। आज की इस बातचीत में गौरव जी के साथ अगले 40-45 मिनट जो हम बात करने जा रहे हैं, देखिए 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। हम सब नतीजों का प्रतीक्षा कर रहे हैं, करेंगे हम यानी प्रारब्ध जैसे प्लेटफॉर्म। पहले कौन आ गया, ब्रेकिंग, या फिर क्या होने जा रहा है 4 तारीख को, इस देश का स्थापित मीडिया का वो काम है, वो काम वो करता रहेगा। हम यह विश्वास रखते हैं एक मतदाता के तौर पर कि जो मूड ऑफ द नेशन दिखाई दे रहा है, जितना कुछ मैंने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर जितनी सीटों पर इन चुनावों में जमीनी तौर पर घूमे हैं, गौरव प्रधान जी जैसे अनुभवी लोग जिनका कि पूरे देश में नेटवर्क है फीडबैक का, उन्होंने जो फीडबैक लिया है, इस आधार पर हम कह सकते हैं हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है कि 4 तारीख को रिजल्ट एक बार फिर इस देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आने का रिजल्ट होगा। तो हम वही मान के चल रहे हैं, हम कोई आंकड़ेबाजी यहां नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में अगले 5 साल किस तरह के प्रधानमंत्री होंगे, वो नरेंद्र मोदी जिनको हमने 2014 से 19 तक देखा, दूसरी बार उनको 19 से 24 तक देखा, और अब 4 जून के बाद यानी 5 तारीख को जब भी वो शपथ लेंगे, 5, 6, 7 ये मैं नहीं जानता, लेकिन तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी कैसे होंगे, आइए इस पर बात करते हैं गौरव जी से। गौरव जी, मेरा प्रश्न बड़े विस्तृत रूप में आपके सामने है। नरेंद्र मोदी, हमें पूरा भरोसा है कि 4 तारीख को एक बार फिर जनमत पाएंगे, इस देश की जनता का आशीर्वाद पाएंगे। इस ग्राउंड से नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में किस तरह के प्रधानमंत्री होंगे? अवनीश भाई, इससे पहले कि नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में कैसे प्रधानमंत्री होंगे इस पे हम बात करें, हम उस मूल प्रश्न पे बात करना चाहते हैं जिसकी वजह से आज का वीडियो हमने 1 हफ्ते पहले ही डिसाइड करा था, और वो मूल प्रश्न था 400 पार, 370 पार। मैं यहाँ आंकड़ेबाजी में नहीं जा रहा, मैं यहाँ राजनीति में नहीं जा रहा, और ना मैं पॉलिटिकल कोई बात करूंगा। मैं अपने कॉर्पोरेट अनुभव से एक बात करना चाहता हूँ जो बहुत छोटी सी 1 मिनट में 2 मिनट में मैं आपको समझा सकूं। हम जब कॉर्पोरेट लाइफ में जीते हैं तो हम एक टारगेट सेट करते हैं। तो हम मान लीजिए हमने टारगेट सेट करा, जो मैनेजिंग बोर्ड है कंपनी का, वो टारगेट सेट करता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम 100 मिलियन की कंपनी बनेंगे या हमें 100 मिलियन के प्रोजेक्ट चाहिए। अब आपने टारगेट सेट करने से टारगेट अचीव कभी नहीं होता। टारगेट अचीव होता है पर्पस देने से, क्योंकि सीईओ टारगेट पूरा नहीं कर रहा है, टारगेट पूरा कर रहा है जो टीम है नीचे, चाहे आपके टीम लीड्स हों, मैनेजर्स हों, वाइस प्रेसिडेंट्स हों, जो भी हों, ये सब मिलके टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन उनको एक मिशन देना होता है, पर्पस देना होता है। तो आपने पर्पस दिया, जब आपने 400 पार का टारगेट रखा, आपने पर्पस दिया लोगों को कि हमें
इस टर्म में बहुत से ऐसे काम करने हैं जिसके लिए हमको 370 की सीटें चाहिए, जिसको हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब आपने पर्पस दे दिया, लेकिन अभी भी टीम के नीचे आग नहीं लगी, यानी इंडिविजुअल टारगेट्स नहीं है। तो इंडिविजुअल टारगेट के लिए आपने देखा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका था पहले चरण से पहले, और मोदी ने पहले 2 चरण में उनके मैनिफेस्टो पे कोई बात नहीं करी। वो बात करते रहे डेवलपमेंट की, वो बात करते रहे प्रोग्रेस की, इत्यादि इत्यादि। और जैसे कि मैंने आपको बोला था आप ही के स्टूडियो में और बाद में इधर यूट्यूब पे भी, कि जो चरण प्लान करे गए हैं उन चरणों में एक स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा सिग्नेचर दिखाई देता है, जिसमें तमिलनाडु पहली बार पहली टर्म पे आया, और उत्तर प्रदेश की जो सबसे क्रिटिकल सीटें हैं जहां पे एक समुदाय का डोमिनेशन है, वो पहले 2 टर्म में आया। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, और भी राज्यों में जहां पर हुए, वो जो डोमिनेशन था वो पहले 2 टर्मों में था, और धीरे धीरे वो पूरा उसके बाद फिर वो भगवा लहर की तरफ होता चला गया। तो 2 टर्म में आप चुप रहे, और उसके बाद आपने इस चीज को आगे बढ़ाया कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेके। अब समाज, जो आपकी टीम है, चाहे वो आपके कार्यकर्ता हों, चाहे हम जैसे इंडिविजुअल हों जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, अब एक पर्पस मिला हमें इंडिविजुअल लेवल पे लड़ाई लड़ने का, और वो लड़ाई था भारत को और सनातन को सेव करना, उसको बचाना। क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती है और उसका मैनिफेस्टो लागू होता है, तो आप लिख के रख लीजिए, हम आप बोलने लायक भी नहीं रहेंगे, यूट्यूब तो बहुत दूर की बात रही। तो 400 पार और 370 के नारे के पीछे, क्योंकि अगर 400 पार से देखा जाए तो एक उदासीन समाज था। उदासीन इसलिए था, अरे बीजेपी तो आ ही जाएगी, बीजेपी को कौन हराएगा, 272 आ जाएंगी, 303 आ जाएंगी, वही बातें हो रही थी। और उसमें क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा थ्रेट ये होता है कि बहुत सारे लोग वोट देने शायद ना जाते, सीरियसली ना जाते कि भाई आ ही जाएगी। इसलिए लोगों को घर से निकालने के लिए और वोट देने के लिए आपको इंडिविजुअल पर्पस देना, मिशन देना जरूरी था। इसीलिए 400 पार का नारा और 370 का नारा के रूप में चीजें सामने आई। और ये आप सब जानते हैं कि 370 एक संवैधानिक नंबर है, उस 2/3 मेजॉरिटी के बाद बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी में अमित शाह जैसे लोग हों, उस पार्टी में 372 अगर 370 अगर नहीं भी हैं, तब भी काम हो जाता है। जैसा कि उन्होंने 370 धारा 370 हटाने के लिए कार्य करा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और संज्ञान नहीं होगा, लेकिन 370 हटाने का बिल लोकसभा में नहीं आया था, राज्यसभा में आया था। लोकसभा में इसलिए नहीं आया था क्योंकि उनको पता था, अमित शाह को, कि लोकसभा में हमारा बहुमत है और वहां तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन वहां जीतने के बाद जब वो राज्यसभा में आएगा तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने पहले राज्यसभा में करा। अब सवाल है, राज्यसभा में बहुमत था नहीं, लेकिन जीते कैसे? पहली चीज, इसको लीक नहीं होने दिया कि 370 हटाने का बिल आ रहा है। और इस बीच आपने बहुत सारे जो नए सांसद थे राज्यसभा के, या जो सेकंड टर्म वाले राज्यसभा के थे, उनको आपने स्टडी टूर ऐसे ऐसे विदेशी जगहों पे भेज दिया जहां से हफ्ते में केवल एक फ्लाइट चलती है। जब वो लोग वहां लैंड हुए तो आपने बिल इंट्रोड्यूस करा, और जब उनकी पार्टियों ने फोन करा, भाई कहाँ हो, आओ, तो उन्होंने कहा अभी तो हमारी फ्लाइट 4 दिन बाद की है। और लोकसभा राज्यसभा की स्ट्रेंथ इस पे नहीं होती है कि कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, इस पे होती है कि कितने मेंबर उस समय वोटिंग के वक्त
संसद में मौजूद हैं, इसीलिए व्हिप होता है ना। तो आपको 400 और 370 के लिए आपको लोगों को एक मिशन देना था, ताकि, और चुनाव एक लड़ाई है, चुनाव एक राजनीतिक है, चुनाव कोई चैरिटी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कोई चैरिटी नहीं है, कोई धार्मिक संस्थान नहीं है कि वो सबका भला करे। वो एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव जीतना उसका अधिकार है। साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल करो, किसी को मना नहीं है, लेकिन वो एक राजनीतिक पार्टी है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये लड़ाई बहुत कुछ मानसिकता के ऊपर आधारित थी। ये लड़ाई बहुत कुछ लोगों को अपने घरों से निकाल के वोट बूथ तक लाने के लिए थी। और उसमें भाजपा का नेतृत्व और कार्यकर्ता बहुत रूप से सफल हुए। मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है, क्योंकि ना मैं संघ से हूं ना भाजपा से हूं, लेकिन मैं एक निजी व्यक्ति के रूप में भाजपा के असंख्य कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी आहुति दी और ये तीसरा टर्म मोदी के हाथ में दिया। अब फर्ज बनता है हमारा कि हम अपने नेतृत्व पे भरोसा रखें और नेतृत्व जैसा कार्य कर रहा है उसका समर्थन करें, उसमें मीन मिनेख ना निकालें और उसमें खास तौर से अपनी एडवाइजरी सर्विस भेजने की गलती ना करें, क्योंकि नेतृत्व जो बैठा है वो वरिष्ठ है, अनुभवी है, हमसे ज्यादा अनुभवी है और वो इस राष्ट्र को आगे लेके जाएगा। अब आता हूं मैं आपके प्रश्न पे कि तीसरा टर्म मोदी का कैसा होगा। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, पहला टर्म फाउंडेशन था, दूसरा टर्म घर को बनाना था और तीसरा टर्म गृह प्रवेश का है। घर को सजाना है, गृह प्रवेश का है। इसके बाद चौथा टर्म शायद मोदी का नहीं होगा और ये तीसरे टर्म में मोदी जी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होके काम करेंगे, क्योंकि अब ना खोने का भय है ना पाने की लालसा है। और इसमें ऐसे बहुत सारे निर्णय होंगे जो शायद भारतीय इतिहास में किसी ने सोचा नहीं था संभव होगा। पूर्ण रूप से जो 70 साल की राजनीति चली है तृतीयकरण की, एक कम्युनिटी विशेष के तहत, और एक परिवार को भगवान से बड़ा बनाने की या परिवार को अन्नदाता बनाने की, वो पूर्ण रूप से तोड़ी जाएगी और खत्म करी जाएगी। विकसित भारत की ट्रेन पहले टर्म में प्लेटफॉर्म पे लगी थी, दूसरे टर्म में सवारियां भरी थी और अब तीसरे टर्म में फुल स्पीड पे दौड़ेगी। बिल्कुल गौरव जी, आपने जिसको कहते हैं ना कि विषय प्रस्तावना के तौर पर जिन 3 रूपकों में समेटा है, पहले टर्म को आपने कहा कि वो एक फाउंडेशन था, दूसरे टर्म को आपने कहा कि काफी चीजों की व्यवस्था की गई, यानी कि जमीन तैयार की गई, और अब उस घर को सजाने संवारने यानी नेक्स्ट लेवल जाने की तैयारी है। देखिए, जहां तक आपने कहा कि 370 और 400, प्रधानमंत्री ने खुद एक टीवी कार्यक्रम में, रजत शर्मा के कार्यक्रम में इस चीज को खोला। उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर, और आपकी बात वहां मैच करती है प्रधानमंत्री के कथन से, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल्कुल हमने ये टारगेट दिया और इस टारगेट के पीछे विपक्ष भूल गया। हालांकि उन्होंने इस पक्ष को ज्यादा उजागर किया, विपक्ष की चुटकी लिया उन्होंने कहा कि साहब वो तो भूल ही गए कि 272 ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी है और वो 370 और 400 पे लगे। हालांकि इसके संकेत उन्होंने यह भी कहा कि 370 एक ऐसा नंबर है जम्मू कश्मीर में 370 के हवाले से कि उसका एक अलग इंपॉर्टेंस था, लेकिन वो तीसरी बात, वो तीसरी विशेषता जो 370 के अंक के पीछे छुपी है, हम इस पर पहले भी आपके साथ, संविधान को लेकर मोदी क्या कर सकते हैं, क्यों मांगा उन्होंने 370। हालांकि उन्होंने प्रचार के दौरान ये कहा कि संविधान बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ अच्छे प्रवक्ताओं, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ अच्छे प्रवक्ताओं ने एक जो लाइन ली है, मैं मानता हूं कि वो पार्टी की लाइन है और निश्चित तौर पर वो ऐसे ही नहीं ली गई है। बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब देखिए, संविधान
से ही सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। और वो तो यहां तक उनके एक प्रवक्ता कह गए कि साहब संविधान ही भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही संविधान है। यानी कि प्रधानमंत्री इस संविधान को बचाने और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है कि वो इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसको कैरी ऑन करके संविधान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सारी फिलॉसफी सामने आ रही हैं। 4 नहीं, जून के देखिए, बाद संविधान संविधान को बदलने का स्वरूप नहीं है। संविधान बदला नहीं जाएगा, लेकिन जो काम होगा संविधान में वो मैं आपको बता देता हूं। संविधान को उसके मूल आधार में फिर से स्थापित किया जाएगा। यह आप लिख लीजिए। राम राज्य की जब हम बात करते हैं, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं सुन रहा था एक ये कम्युनिस्ट की एडवोकेट हैं इंदिरा जयसिंह, और वो बोल रही थी कि राम राज्य के हिसाब से संविधान नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। वो शायद भूल जाती हैं कि जो मूल संविधान है, जो असली संविधान है, उसके प्रेम्बल के पहले पन्ने के ऊपर राम दरबार है। तो राम की स्थापना, 500 साल बाद राम की स्थापना, राम राज की बात करना, सनातन की बात करना। नरेंद्र मोदी संविधान बदलेंगे नहीं, लेकिन संविधान को उसके मूल रूप में वापस लाएंगे। उस संविधान में से जो पिछले 70 साल से त्रुटिकरण हुआ है, जितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल धर्म के आधार पे आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। अब यहां मैं बोलूं, लोग सवाल प्रश्न करेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, जी जैसे शाहबानो का केस पलटा गया, वो ना पलटा जाए उसके लिए संविधान में मूल व्यवस्था करी जाएगी, जो कि मूल रूप में होगा। जो एक समुदाय ने अपना कुछ बोर्ड बना रखे हैं या पर्सनल लॉ बना रखे हैं, जो कि ओरिजिनल संविधान के हिस्सा नहीं है, वो खत्म होगा। संविधान जब कहता है सबको मूल अधिकार है, सबके अधिकार बराबर हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे किसान, खेत में काम करने वाला किसान हो, चाहे आप और मैं हूं, संविधान सबके लिए बराबर है। यानी ये शब्द वही है जो यूसीसी में होते। तो नरेंद्र मोदी संविधान बदलेंगे नहीं, लेकिन संविधान को मूल रूप में स्थापित करेंगे, जहां मूल संविधान जो लिखे थे हमारे दादाजी के भाई ने लिखा था, और उन्होंने कैलीग्राफी में लिखा था संविधान, मूल संविधान जो मूल की प्रति है, उसमें जो राम राज्य प्रेम्बल पे बना हुआ है, उसकी स्थापना होगी। जी तो जो ये लोग ये कहते हैं कि संविधान बदलेंगे, वो जानते हैं कि जो त्रुटिकरण वाले आर्टिकल्स और अनुच्छेद उसमें ऐड किए हुए हैं, उन सबको बाहर निकालने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। और आपने कुछ बड़े जो बदलाव हैं या संभावित बदलाव हैं, जिनके पीछे ये जन भावना है सर। पिछले 10 सालों से अगर नरेंद्र मोदी जी से बहुत सारे उनके समर्थक सवाल पूछते हैं, तो यही सवाल पूछते हैं कि साहब आप वक्फ बोर्ड कब खत्म करोगे, और आपने वो इशारा दे दिया, यूसीसी कब आएगा। बिल्कुल आएगा। और ये जो संविधान बदलने की बात के पीछे जो आपने ये उदाहरण दिया कि संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं है, संविधान के साथ जो खिलवाड़ किए गए हैं उन खिलवाड़ों को समाप्त करने की आवश्यकता है। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसके मूल आत्मा के साथ उसको, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिस मूल रूप में दिया, उसमें समय के अनुसार कुछ परिवर्तनों के अलावा जितने भी अवैध छेड़छाड़ की गए हैं उनको काट छांट के किनारे किया जाएगा।
तो ये कहा जा सकता है कि संविधान अपने मूल स्वरूप में एक बार फिर स्थापित होगा, प्रतिस्थापित होगा। अब इसको विपक्ष संविधान बदलना कहे या उसको संविधान को असली रूप में लाने की खुशी होनी चाहिए, ये विपक्ष की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, और जो कि विपक्ष के पास इस समय बचा नहीं है। विपक्ष संविधान बदलने की बात इसलिए करता है क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जब संविधान को मूल रूप में फिर से स्थापित करा जाएगा तो जो उनकी राजनीतिक रोटी सेकने की व्यवस्था है वो व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और उस व्यवस्था को खत्म होने का अर्थ बहुत सारे हैं। उसके एक बिंदु पे काम नहीं होता, काम एक होता है, उसके कई फल होते हैं। तो एक तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो मंडल कमीशन इत्यादि का जो जिस रूप में बर्बाद किया गया उसमें सुधार होगा, जो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा, यूसीसी की अपनी एक कहानी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका निवारण अगले 5 सालों में होगा। अब ये मत पूछिएगा 6 महीने में होगा, साल भर में होगा, मैं कह रहा हूँ 5 साल में होगा, ठीक है। और इसमें हमें संयम रखना है, भाषा रखनी है, और हमें कम से कम अपनी लीडरशिप को रोज ज्ञान नहीं पेलना है, जो बहुत सारे लोग जिनकी दुकानें ज्ञान पेलने पे ही चलती है। बिल्कुल गौरव जी, और जिस तरीके से इस देश के मतदाता ने नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होकर उनका साथ निभाया है, 2014 में जो जनादेश दिया था उसने, 2019 में वो और बड़ा हुआ, 2024 में उसके और भी बड़ा होने की उम्मीद और वो तस्वीर भी साफ साफ दिखाई देती है। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद इस बार चुनाव प्रचार के दौरान ही तमाम टीवी इंटरव्यूज दिए, उन्होंने तमाम बाइट्स दिए, और लगातार वो एक संकेत कर रहे हैं कि आगे आने वाला जो 5 साल का टर्म है उसमें कुछ बड़े थोड़े बहुत कड़ाइयां भी देखने को मिलेगी। मैं आर्थिक फ्रंट की अगर बात कहूं तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी उसका सपना लेके ही चल रहे हैं, और सपना नहीं बल्कि उसको टारगेट में कहूं, माफ कीजिए मैं सपना शब्द जो है वो अजीब सा है, पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कमिटेड है नरेंद्र मोदी की 3 ट्रिलियन आ जाएगा। उसी के साथ साथ इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगातार बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद ही उद्घोषणा करके गए हैं, आज जब हम बात कर रहे हैं कल अंतिम दिन होगा, कल की सुबह उनकी आखिरी दिन होगी जब वो दिल्ली की खुली हवा में सांस, हालांकि दिल्ली की हवा उन्होंने कितनी अच्छी बना रखी है या रख रखी है वो वही जानेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार पर हम कड़ा काम करेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने बैंकर्स को कहा कि आपको बहुत सारे कामों के लिए तैयार रहना है, खूब सारा वर्कलोड आपके पास आएगा। प्रधानमंत्री ऐसे कई संकेत दे रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बेनामी प्रॉपर्टीज की भी बात कही जा रही है कि उस पर भी एक संपत्ति कानून आएगा। खैर, उसके साथ साथ इस देश की ब्यूरोक्रेसी, जिसके ऊपर की एक आर्थिक कदाचार का आरोप हमेशा लगता रहा हो, चाहे वो किसी प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हो, यानी सरकारी सिस्टम, नेताओं का करप्शन और उसके साथ साथ ये सरकारी सिस्टम का करप्शन, इसको लेके किस तरीके के देख रहे हैं। कुल मिला के अगला 5 साल नरेंद्र मोदी का तीसरे टर्म प्रधानमंत्री के सामने आर्थिक भारत, अर्थ वाला भारत, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, वो सीन कैसा देखते हैं आप? देखिए, जहां आपने बात करी ब्यूरोक्रेसी की और बाबुओं की, तो उसके लिए तो दरवाजे खुल गए चुनाव के रिजल्ट आने से पहले। अगर आपने आज देखा हो, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि प्रमोशन जो है आपका राइट नहीं है, नहीं है। क्योंकि सर्विस में ये होता था, आपने चापलूसी कर करा के किसी तरह से अपनी सर्विस, भाई 3 साल है, 3 साल बाद प्रमोट होके ये हो जाएंगे, 4 साल बाद ये हो जाएंगे, रिटायरमेंट हम ऐसे करेंगे। ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी बाबुओं के लिए। बाबू का अर्थ यहाँ केवल आईएएस अफसर नहीं है, आईपीएस भी है, आईएफएस भी है, फौज भी है, सब कुछ है। तो जिन लोगों को ये लगता था कि ये करने जो कैलकुलेशन चलती थी कि इतनी सर्विस, इतने क्रेडिट पॉइंट्स और ये प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर ढक्कन लगा दिया। तो यानी अब ये मेरिट ड्रिवन होगा। अब मैं यहाँ किसी को भड़काना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं शब्द इस्तेमाल कर, मैं बहुत सोच के शब्द इस्तेमाल करता हूँ। जब मैंने शब्द इस्तेमाल करा, जब मैंने पोस्ट लिखी अपनी
और मैंने उस पे लिखा कि इट वुड बी ए मेरिट ड्रिवन। तो जब मेरिट ड्रिवन है तो रिजर्वेशन की जगह कहाँ आएगी? ठीक है, आपने रिजर्वेशन से उस सर्विस में एंट्री ले ली हो, लेकिन अब ठीक बात। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है ना? आप रिजर्वेशन में, जैसे आपने रिजर्वेशन में आईआईटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको क्लास में परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप रिजर्वेशन लेके कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में एंटर कर गए हैं, लेकिन जो आपके KRA हैं उनको फॉलो करके आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और आगे का प्रमोशन मेरिट ड्रिवन होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये दोहरे प्रमोशन वाली बात है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार जो है वो रिजर्वेशन ना दिया जाए। ये दोहरे लाभ की बात है और ये असंवैधानिक भी है सर। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। जी। तो आने वाले समय में ये सारी चीजें, ये जो त्रुटिकरण है, अब इस पे लोग सवाल कर सकते हैं कि 10 साल निकल गए, अब करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मकान की छत डालना चाहते हैं बिना फाउंडेशन डाले। तो इनकी सोच ये होती है, मकान की छत डाल दो, भले ही दीवारें बनी हो, खंबे खड़े हो, फाउंडेशन हो, छत डाल दो। तो ऐसे लोगों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हर चीज समय से होती है, और शायद समय की कैलकुलेशन कब क्या करना है, इसमें मोदी और अमित शाह से ज्यादा समझदार इंसान भारतीय राजनीति में तो मुझे दिखाई नहीं देता। ये दोनों ये भी जानते हैं कि कब मुंह खोलना है और कब मुंह बंद करना है। आज आप देख लीजिए, आज मुंह बंद करे बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन भौकाल मचा पड़ा है। ठीक है। मैंने यही तो कहा। तो आने वाले समय में आप देखिएगा, ये बहुत सारे बदलाव होने हैं। मैं तो आशावान लोगों में गिना जाता हूं, और मैं हमेशा आशा लेके चलता हूं कि कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल। और आपने जब ये कहा कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि 10 साल बीत गए अब क्यों याद आई। अरे साहब, यही वो देश है जहां लोगों ने 70 साल के बाद ये भी पूछा था 2014 में कि साहब टॉयलेट क्यों नहीं। तो 70 साल अगर आप हर घर शौचालय नहीं बनवा पाए तो वो सवाल किसी न किसी को तो हल करना है। और वो सवाल 2014 में 70 साल के आपकी आजादी के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल किया। देखिए, तो ये तो कभी होता ही नहीं है। बहुत सारे आपके यूट्यूब के मित्र हैं जो आपकी तरह चैनल चलाते हैं, ज्ञान फैलते हैं रोज। मतलब आप तो नहीं फैलते हैं, लेकिन वो लोग ज्ञान फैलते हैं मोदी सरकार को, कि भाई ये 10 साल सरकार ने क्यों नहीं। इनसे ये पूछना चाहिए कि एक बच्ची बालिग हो जाती है 18 साल में, लेकिन 25 साल में जब उसकी शादी होती है उसके बाद ही तो बच्चे होते हैं। अब सवाल करो कि बालिग तो 18 में हो गई, बच्चे क्यों नहीं हुए? तो इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता ना। हर चीज समय से होती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने आर्थिक जो सुधार जिस तरीके के कदम, क्योंकि प्रधानमंत्री के संकेतों से ही हम बात निकाल सकते हैं जो कुछ उन्होंने इस चुनाव प्रचार के दौरान कहा है। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस बार बहुत खुल के, इतना खुलते हुए मैंने या किसी ने भी प्रधानमंत्री को इन 10 सालों में नहीं देखा जितना इस चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री खुले हैं। और इतना खुले हैं कि अब तो मौन पर बैठ गए हैं और मौन भी इनका इतना शोर मचा रहा है कि वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। ऐसे में 2 एंगल और मैं पूछना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में आने के बाद वहां गौरव प्रधान कैसे देखते हैं उनको? हमारे देश का विकास, आर्थिक सुरक्षा, संवैधानिक बहुत सारी चीजें, वो सब आपने बताया। साहब ये बताइए, हिंदुओं के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के बाद काशी और मथुरा, ये 2 सवाल और हल होने बाकी हैं। उसको लेके आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर कोई आज ये कहे कि राम मंदिर अयोध्या में अगर बना है तो उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, मैं मान सकता हूं, तकनीकी भूमिका नहीं है, मैं मान सकता हूं। लेकिन गौरव जी, ये भी सच है, आप मेरे ख्याल से इससे सहमत होंगे, कि अगर केंद्र में इस तरह की कोई सरकार नहीं होती, और मैं केंद्र क्यों कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो मंदिर बनना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी इतना आसान नहीं था। इससे कोई नाइतफाकी नहीं कर सकेगा। तो ये 2 अवनीश सवाल काशी और मथुरा कब हल होंगे? जी। अवनीश भाई, आज से नहीं, 2014 से मैंने बराबर लिखा कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो 2019 के चुनाव के बाद होगा। ठीक।
और मैंने हमेशा लिखा कि नरेंद्र मोदी इतने वेले प्रधानमंत्री नहीं है कि वो बोलेंगे अपने ड्राइवर से कि भाई गाड़ी मोड़ लो, आज सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर नंबर 1, कोर्ट नंबर 1 जो सीजीआई का कोर्ट होता है, उसमें जाके मुझे चाय पीनी है। यही तो मीडिया ने रिपोर्ट करा था। तो मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी का था। रिजल्ट क्या आएगा ये भी डिसाइडेड था, कब आएगा ये भी डिसाइडेड था। काम 2014 में शुरुआत हुई थी। पहले आपने पाकिस्तान को किनारे करा, फिर 56 मुस्लिम राष्ट्रों की ओआईसी को तोड़ा, फिर सुषमा स्वराज ने जाके ज्ञान दिया, फिर अरुण जेटली ने अमर सिंह के साथ मिलके यूपी में भाइयों में तोड़ करवाई। भाइयों में अगर तोड़ नहीं होती तो योगी जी की सरकार आने से रही, नहीं बन सकती थी। तो आपने 2017 में योगी जी की सरकार बनाई, दूसरा टर्म उन्हें दिया, और आस्था के डिसीजन, आस्था के निर्णय हमेशा कोर्ट से आते हैं। मैंने ये बात कई बार बोली है कि संवैधानिक निर्णय हमेशा संसद से आएंगे, आस्था के निर्णय हमेशा कोर्ट से आएंगे। तो राम मंदिर आस्था का आस्था जी, आस्था का प्रश्न था जो सुप्रीम कोर्ट से आया। और जहां तक काशी मथुरा की बात है तो कोर्ट तो काम कर ही रहे हैं ना अपने। बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप समय का इंतजार कीजिए। अब जहां इतना इंतजार वहां कुछ वर्षों का और इंतजार। बिल्कुल ठीक बात है, और ये इंतजार ही था इस देश के सनातन वंशियों का कि जिसने 500 सालों से चला आया विवाद अयोध्या का, वो सुलझता हुआ दिखा। बड़ा सुंदर शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो फैसला है वो तो कोर्ट से ही आया साहब। तो ये सनातन की विशेषता है। अब ये अलग बात है कि यह सारा संयोग तभी बन रहा है जब इस देश में लगातार निरंतर सत्ता जो है वो नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। तो ये प्रारब्ध हो सकता है, इस प्रारब्ध को नरेंद्र मोदी से छीना नहीं जा सकता, और ये भी याद रखना चाहिए हमें अगर दर्शकों। अगर अगर जी, अगर अगर श्री राम ना होते तो माता शबरी इंतजार ना करती। अगर श्री राम ना होते तो केवट इंतजार नहीं करते। अगर श्री राम ना होते तो हनुमान जी इंतजार नहीं करते। अगर श्री राम ना होते तो विभीषण नहीं आते। और अगर श्री राम ना होते तो रामेश्वरम में महादेव की स्थापना नहीं होती। तो सर अगर श्री राम न होते तो रावण की लंका की आग न लगती और रावण का नाश नहीं होता। ये भी उतना ही सच है। गौरव जी, नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में अलग अलग आयामों पे हमने चर्चा की। एक आयाम मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री, और भारत का विदेशों के प्रति और भारत की विदेश नीति, इसको कैसे देखते हैं आप? किस तरफ जाते हुए देखते हैं? क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से इस समय विश्व में लगातार बदल रही है और बड़ी तेजी से बदल रही है, हम उस बदलाव को पीओके जेके में महसूस कर रहे हैं। कल ही बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ है, और कायदे से देखा जाए तो भारत के कितने हक में हुआ है इस पर एक अलग वीडियो बनता है। केवल उसका जिक्र यहां कर रहा हूं कि खुद इस्लामाबाद ने यह मान लिया है, वहां के न्यायपालिका ने यह कह दिया है कि पीओजेके हमारा हिस्सा नहीं है। तो ये तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन लगातार बदल रही है, विश्व के तमाम हिस्सों में बदल रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में भारत विश्व के मानचित्र पर उसकी नीति को लेके, अपनी नीति को लेके, साथ में नेशन फर्स्ट को लेके कहां देखते हैं? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि ये सारी चीजों का जवाब मैं 2014 में दे चुका हूं। तब क्या होगा, जो मेरे रेगुलर रीडर हैं उनको पता है। राजनीति में कोई चीज अचानक नहीं होती है, और अगर होती है तो उसको वैसे ही प्लान किया हुआ होता है। तो जहां तक पीओजेके में जो हो रहा है उसके लिए मैं हमेशा एक चीज इस्तेमाल कर, 2 लाइनें बोलता हूं कि इफ यू नो द ट्रिक वी नो हाउ टू प्ले इट बेटर। और दूसरी चीज जो मैंने हमेशा बोली है 2014 से कि पाकिस्तान पीओजेके भारत को एक प्लेटर में सजा के पेश किया जाएगा। लड़ाइयां बंदूक से और तोपों से लड़ने का जमाना चल जा चुका है, और नरेंद्र मोदी उस चीज में महारत हासिल है कि वो युद्ध लड़ते हैं बिना तोप और बंदूक के।
और मैं उस चीज को बिल्कुल मानता हूं कि हर लड़ाई तोपन बंदूक, मेरे को आपने मेरी बात कई बार पढ़ी होगी और मैं हमेशा लिखता हूं। एक जमाना था जब दो फौजें आमने सामने खड़ी होती थी और तलवार तोपों से लड़ाई लड़ती थी। जमाना बदला, आज का जमाना वो है कि जहां पर इंटेलिजेंस के लोग बताते हैं कहां पर स्ट्राइक करनी है। फौज अपने आप कुछ नहीं करती है। तो असली युद्ध वो इंटेलिजेंस के अननोन लोग हैं जो दुश्मन टेरिटरी में के लड़ते हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा क्या था? इकोनॉमिक्स का था, क्योंकि हम भी जानते हैं पाकिस्तान CIA का बेबी है। पाकिस्तान CIA और या बोले अमेरिका ने दुनिया भर में ऐसे देश खड़े कर रखे हैं बड़े देशों को काउंटर करने के लिए। पाकिस्तान भारत के लिए, ताइवान चाइना के लिए, यूक्रेन रशिया के लिए, ईरान इजराइल के लिए, और ट्रंप ने ये, और नॉर्थ कोरिया अमेरिका के लिए ये थ्रेट बना रखे हैं, क्योंकि इन थ्रेट को बनाने से ही अमेरिका की रोजी रोटी चलती है। बहुत से आगे आने वाले समय में बदलाव आने वाले हैं। एक जो आर्थिक रूप से बदलाव आ रहा है, जिसकी पहली किश्त आप लोगों को पता चल गई है कि भारत ने अपना 100 टन सोना भारत में के वॉल्ट में वापस ले लिया है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड हो या जो ग्लोबल क्लियरेंस हाउसेज हैं, जनरली देश अपना सोना चांदी वहां रखते हैं ताकि वो ट्रेडिंग आसान हो। इसमें कोई, यहाँ पर आप वो ब्रिटिश इंडिया वाला स्टोरी मत लेके आइए। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम होता है, GMT हम सब लोग लेके चलते हैं, ऐसे ही वो बैंक के वॉल्ट्स होते हैं जहां पैसा देके अपने रखते हैं। भारत अभी 100 टन लाया है। भारत का टारगेट 9,000 टन से ज्यादा का सोना इकट्ठा करना है। क्यों? अमेरिका अगर आज अपने नोट छापता है तो वो नोट इसलिए छापता है कि उसके पास 9,500 टन सोना है, जिसके आर्थिक आधार पे जिसके फाउंडेशन पे वो नोट छाप सकते हैं। करेंसी हमेशा एसेट से रिलेटेड होती है। भारत ने 1991 में, जब सुब्रमण्यम स्वामी कॉमर्स मिनिस्टर थे और वो फाइनेंस पे ज्ञान देते हैं आजकल, उनके जमाने में सोने को गिरवी रखा था। हमारी एसेट वैल्यू 0 थी, हम करेंसी नहीं कर सकते, प्रिंट कर सकते थे। अब आने वाले समय में क्या होगा, जब ये सोना भारत में बढ़ता जाएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं लॉजिक और कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। जब ये सोने का स्टॉक भारत के अंदर बनेगा, जिसको ग्लोबल कोई भी थ्रेट नहीं होगा, भारत के वॉल्ट रखेंगे, तो नेचुरली एक तो आप रखने का पैसा बचाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत ये कि जब आपके पास एसेट होगा, बड़ा एसेट होगा, और सोने से बड़ा कोई एसेट नहीं होता, तो जब आपके पास प्रचुर मात्रा में एसेट होगा, तब आप बॉन्ड इशू कर सकते हो। जैसे अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड इशू करता है, जो चाइना ने लिए और देश लेते हैं, इंडिया बॉन्ड इशू कर सकता है। और बॉन्ड इशू करेगा तो डॉलर को कंपटीशन देगा। लेकिन डॉलर को कंपटीशन दे, बॉन्ड इशू करे, उससे पहले जो फंडामेंटल काम है कि भारत की करेंसी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, उसका जो शुरुआत है वो आपने UPI से शुरू करा था। करते और हैं फिर बिल्कुल। आप नेक्स्ट स्टेप गए थे 1 to 1 नेशन के बीच में रुपी ट्रेड में। अभी आपने एक थर्ड स्टेप ले लिया, बहुत मेजर स्टेप है, जिसके बारे में ना मीडिया बात करता है ना लोग बात करते हैं। अब आप दुनिया के और देशों में जाके उन बैंकों जो डेजिग्नेटेड बैंक हैं, उनमें जाके रुपी अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि हम भारतीय भारत में डॉलर अकाउंट खोलते थे। बिल्कुल। तो आप धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट आप अमेरिका से डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि आने वाले अगले 10-15 सालों में भारत
दुनिया की वो, अब जब आपके पास बॉन्ड होंगे भारत के, जब ट्रेजरी बॉन्ड भारत के होंगे, जब आपके पास इतना गोल्ड होगा, तो आप ट्रेड भी रुपए में कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जो डॉलर की इंपॉर्टेंस है एज अ ट्रेडिंग करेंसी, वो कम हो जाएगी। और जब आप रुपए के रुपए में डील करेंगे और आपका एक्सपोर्ट अर्निंग हिट नहीं होगी, तब आपके डॉलर के रेट कम होंगे। बिल्कुल गौरव जी। और अभी जब आप बोलते हैं कि डॉलर के रेट कम करो, अगर डॉलर के रेट कम होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय उद्योगपतियों को होगा जो एक्सपोर्ट करते हैं। और हम अपने देश को एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ना कि इंपोर्ट इकोनॉमी। और जब ये रुपए में ट्रेड होगा, जब बॉन्ड होंगे और रुपए में ट्रेड होगा, तो जो पुरानी ट्रेडिंग करेंसी है उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि पूरे विश्व में अब डी डॉलराइजेशन की बड़ी बहस स्ट्रांग तरीके से चल पड़ी है, और वो एक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ जोड़ा। और नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में, चूंकि देखिए यह प्रारब्ध ही है नरेंद्र मोदी का, जो इस बदलते समय काल के उस कालखंड में उनको भारत के राजनीतिक नेतृत्व के पद पर आसीन किया हुआ है। जब विश्व में अगले 5 साल में एक बड़े बदलाव की तैयारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर देखी जा रही है, तो भारत उसका हिस्सा है। और संभवतः गौरव जी, ये हम भारतीयों का एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ अच्छा प्रारब्ध रहा होगा कि हमारे पास एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जो तीसरी बार रिपीट करने जा रहा है। और शायद यही वजह है कि इस देश का मतदाता बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हुआ है। गौरव जी, पिछले 40-41 मिनट में जी, मेरे जो दर्शक हैं और मेरे जो पुराने पढ़ने वाले लोग हैं, पुराने हमेशा इसलिए कहता हूं कि जो मुझे कम से कम 8-9 साल से पढ़ रहे हैं, मैं कभी भी कोई बात हल्के में नहीं लिखता हूं। मेरे चुटकुले हो, मेरी शायरी हो, उन सबका एक अर्थ होता है। मेरे पास मस्ती का टाइम शायद महादेव ने मुझे नहीं दिया है कि मैं अपनी मस्ती में टाइम खर्च कर सकूं। जब मैंने चाय पे चर्चा शुरू करी थी 2015 के बाद, और उसको मैंने लिखा था जर्नी फ्रॉम इंडिया टू भारत, उसका एक अर्थ था कि हम इंडिया से निकल के भारत की तरफ जा रहे हैं। जर्नी टूवर्ड फ्रॉम इंडिया टू भारत 2024 के बाद अगले 10 सालों के लिए जो है, वो अब इंडिया टू भारत नहीं है, वो है भारत टू विश्व गुरु, अ जर्नी फ्रॉम भारत टू विश्व गुरु। यानी जब नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ के सत्या से संन्यास लेंगे, तो वो भारत को विश्व गुरु का ताज पहना के ही जाएंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है, और मेरी जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है वो ये कहती है। बिल्कुल गौरव जी। और जिस तरीके से आपने उत्तरोत्तर इंडिया से भारत वो पिछले 10 सालों में देखा है, चाहे वो कागज पर हो, इंडिया को अब भारत, भारत के राष्ट्रपति ये लिखा जाने लगा है। आमचाल तो ये एक संकेत होते हैं, ये रूपक होते हैं। कागज पे बदल देने से कोई चीज बदलती नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल जाता है, ये भी हकीकत है। इसीलिए प्रधानमंत्री के हवाई जहाज पे लेफ्ट साइड में लिखा है इंडिया और राइट साइड में लिखा है भारत, लेकिन जब प्रधानमंत्री के उतरते हुए और जाते हुए फोटो खींची जाती है, तो उनके फोटो के साथ केवल भारत दिखता है, इंडिया नहीं दिखता है। या नहीं दिखता है, बिल्कुल सही है। और अब जो भारत है, जहां की संसद में राजदंड की स्थापना हो चुकी है, वो राजदंड अब अगले 5 साल नरेंद्र मोदी को किस किस तरीके से इस बात के लिए प्रेरणा देता रहेगा। और साफ उनका एजेंडा है। खैर, प्रधानमंत्री अपने लिस्ट उनकी जेब में कौन सी है कामकाज की, वो तो दर्शकों अगले 5 साल में हम सब एक नागरिक के तौर पर देखेंगे। लेकिन ये साफ है कि अब तीसरे टर्म में भारत अपनी यात्रा विश्व गुरु की तरफ करेगा, हर मायने में करेगा। लोग पूछते हैं कई बार कि ये साहब विश्व गुरु क्या है, उसको डिकोड तो करो। विश्व गुरु हर जगह है। जब आप खेल में अच्छा करते हैं तो भारत विश्व गुरु है। जब आप अर्थ में अच्छा करते हैं तब वो देश विश्व में विश्व गुरु बनता है। जब आप रक्षा की बात करते हैं तब वो विश्व गुरु बनता है। जब देश की खुशहाली की, विकास की बात करते हैं तब वो देश विश्व गुरु बनता है। इसलिए विश्व गुरु के तमाम मायने हैं। गौरव जी, आज एक बार फिर आपको लोकतंत्र के इस महापर्व के समापन
दिवस की बधाई हो। और आज मैं भी दर्शकों गर्व के साथ गौरव जी को दिखा सकता हूं कि आज मैंने भी अपना वोट डाल दिया। तो ये लीजिए, लोकतंत्र की उंगली से उंगली टकराते हैं। और इसी के साथ गौरव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 4 तारीख के विजय पर्व की भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ आज की इस चर्चा को करेंगे समाप्त। गौरव जी के साथ फिर किसी अगले वीडियो में बहुत कुछ ना, चर्चाएं होंगी, 4 तारीख के बाद होंगी। ये मत बोलो, क्योंकि अगला वीडियो चलिए, अब नहीं, अगला वीडियो नहीं इसको आगे होगा। डिसाइड करेंगे, इसको आगे ये डिसाइड मेरा करेंगे। और ये दर्शकों पर डिपेंड करेगा, इसको आगे डिसाइड करेंगे। ये आपके और हमारे ऊपर नहीं निर्भर करेगा, ये गौरव प्रधान जी के ऊपर नहीं निर्भर करेगा। और गौरव प्रधान जी को अगर दर्शक सुनना चाहेंगे तो गौरव प्रधान जी को वीडियो फॉर्मेट में आते रहना पड़ेगा, हर जगह आते रहना पड़ेगा। बल्कि मैं तो इसका विस्तार देखूंगा। गौरव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आज के इस वीडियो चर्चा को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। राम।